नमस्कार, मैं रुचि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे चैनल बीएसआर प्रमोशन में। और आज हमारे साथ है बॉम्बे हॉस्पिटल के हेड और ऑर्थोपेडिक सर्जन सीएस सिंघल। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस टाइम पे जो मेडिकल वॉर चल रही थी एलोपैथिक और होम्योपैथिक के बीच में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? रुचि, थैंक यू फॉर आस्किंग मी सच ए नाइस क्वेश्चन। ऑब्वियसली मैं एलोपैथिक सर्जन हूँ तो मैं एलोपैथी के फेवर में बात करूँगा, पर यदि मैं एक अच्छे अनबायस्ड जवाब दूँ तो होम्योपैथी का कोरोना से कोई बहुत रिश्ता नहीं है। यूँ तो गूगल भी डॉक्टर बन गया है, व्हाट्सएप में तो जहाँ देखो वहाँ डॉक्टर हैं जो कोरोना का इलाज बता रहे हैं, पर कोरोना डिजीज़ को समझने के लिए अभी एलोपैथी भी बहुत नाकाफ़ी है। हम एलोपैथी भी कोरोना के डिफरेंट वेरिएंट को नहीं समझ पाए हैं। बहुत बार हमें एम्पिरिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो मैं नहीं सोचता हूँ होम्योपैथी इस मामले में बहुत अच्छा इलाज दे पाएगा। ऑक्सीजन लगाना, ये चीज़ नहीं खानी है, वो वाली गोली व्हाट्सएप बोल रहा तो खा लेनी है, वो वाली गोली आईसीएमआर बोल रहा तो खा लेनी है, वो वाली गोली हमसे सीडीसी गाइडलाइंस ने बोला है खा लेनी है, डब्ल्यूएचओ ने बोला खा लेनी है। पर जब पेशेंट क्रिटिकल हालत में एडमिट होता है उस समय सिर्फ एक एलोपैथिक डॉक्टर का ब्रेन ही उसको बाहर निकाल पाता है। इसलिए एलोपैथी के अलावा किसी भी और पैथी में इसका कोई तोड़ नहीं है। चाहे कोई भी कितना पावरफुल लीडर ना हो, कितना पावरफुल नेता ना हो, कितना पावरफुल योग वाला ना हो, वो कुछ भी कहे, नहीं, सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर ही जिनके पास में एक आईसीयू से पेशेंट को निकालने का ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस होता है वही उस पेशेंट को बाहर निकाल पाते हैं, और कई केसेस में हम लोग भी असफल रह जाते हैं। ओके सर। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आजकल की जनरेशन हो रही है, सर आधे वो लोग बच्चे कुपोषित रहते हैं, तो ऐसे में उन मॉम्स को क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि उनका बच्चा इस तरह ना हो, कुपोषित ना हो? मुझे रुचि आप ये बताएं, कुपोषित से आपका मतलब क्या है? सर, कुपोषित दो तरह के होते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले भी कुपोषित हैं और जिनको खाने को नहीं मिल रहा वो भी कुपोषित हैं। जिनको खाने को नहीं मिल रहा है उनके पास में आर्थिक अभाव की वजह से वो नहीं खा पा रहे हैं, और जो हर दिन पिज़्ज़ा बर्गर और ये फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खाते हैं उनके पास में बहुत पैसा है, वो भी कुपोषण के शिकार हैं। अब यदि किसी बच्चे के पास में आर्थिक कारणों से कुपोषण है तो उसकी माँ का पहला फ़र्ज बनता है कि उसको बहुत अच्छा प्रोटीन दे। सबसे सस्ता प्रोटीन है चने, मूंगफली, बाज़ार में बहुत सस्ते मिल जाते हैं। उसके बाद में उनको स्टार्च दे जो चावल में भरपूर है, और उसके बाद में उनको खाने के लिए शुगर जैसी चीज़ें दें जो कि शक्कर में मिल जाती हैं। दूध वगैरह बहुत बढ़िया दे। दूध यदि आपको महंगा पड़ता है तो आप कोई दूध के सस्ते ऑप्शंस देख सकते हैं, सस्ते कंपनी का कोई दूध ले सकते हैं, या गांव में जो बहुत बढ़िया दूध मिलता है वो सस्ता मिलता है वो ले सकते हैं। कभी कभी बकरी का दूध भी हम बच्चों को एडवाइस करते हैं, जहाँ पर साधन नहीं है, जहाँ गाय नहीं है, भैंस नहीं, वहाँ बकरी का दूध भी ले सकता है वो। ये हो गई चीज़ें। अब उसके बाद में सब्जियों में वो लाल वाली सब्जियां बहुत सारी लें, जैसे टमाटर हो गया, गाजर हो गई, शलजम हो गया, ये चीज़ें लें। पपीता भी बहुत अच्छा चीज़ है जो कि आपके हड्डियों में बहुत बढ़िया जान लेके आता है। ये चीज़ें हो गई। और वो जिनके पास में पैसा है पर वो बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा ले रहे हैं, उनसे लिए कि उस चीज़ को बैलेंस करें, उनको लें स्वाद बनाने के लिए, पर उनको अपने जीवन का प्रमुख आहार नहीं बनाएं। सर, पर न्यूबॉर्न बेबीज़ तो नहीं खा सकते ये सब चीज़ें, तो उनको सबसे पहले कैसे मतलब करना चाहिए? न्यूबॉर्न बेबी के लिए मदर्स मिल्क सबसे बढ़िया, माँ का दूध, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। सर, इवन हम देखते भी हैं कि अगर मम्मी बच्चा अपने सब कुछ कर रही है प्रिकॉशंस, तो भी उनका बच्चा या तो जल्दी हो जाता है किसी वजह से, या कुछ वजह से अनहेल्दी रह जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? माँ बहुत बढ़िया स्वस्थ रहे, माँ बहुत बढ़िया खाना ले जब वो गर्भावस्था में चल रही है, और उसके खाने का पूरा प्रभाव उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी पड़ रहा है। बहुत बढ़िया खाना लें, जो मैंने बताया आपको, हरी सब्जियां लें, फल लें, दूध लें, सब चीज़ें लें। जब वो इतना बढ़िया खाना लेगी, माँ की हाइट बहुत अच्छी है, तो बच्चा ज़रूर मजबूत पैदा होगा। और बच्चे के लिए सबसे बढ़िया आहार है माँ का दूध, उससे अच्छा कुछ भी नहीं। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक वो माँ फीड कराए उसको, और जब उसको लगता है कि वो टॉप फीड मतलब ऊपरी खाना लेना शुरू सकता है, उस समय दाल का पानी, चावल मैश किया हुआ, आलू मैश किया हुआ, सतुआ, सबसे सस्ता सतुआ वो दे सकते हैं। ये चीज़ें अच्छी होती हैं, पर वो उसकी मात्रा ऐसी रखें कि बच्चे को ये चीज़ें भारी नहीं पड़े और उसे दस्त नहीं लगे। संतुलित तरीके से देना है। और जो घर में दादी माँ होती हैं या नानी होती हैं, वो ये सब चीज़ों के लिए समझदार होती हैं, वो जानती हैं। सर, जो हमारी ओल्ड जनरेशन है वो मतलब
60-70s में भी आके उनकी बोन्स बहुत स्ट्रांग रहती हैं, पर आज की जनरेशन दे यूज्ड टू गेट वीक एट 30-40s, ऐसा क्यों? देखिए, आज की जनरेशन ने सूर्योदय देखा ही नहीं है। हाँ 9-10 बजे सो के उठते हैं, रात में 2-3 बजे तक मोबाइल पे बैठे रहते हैं। आपने अपने शरीर में जंग लगा ली है, शरीर को अकर्मण्य कर लिया है। आप सूर्योदय देखें, दिन भर मेहनत करें। आपके घर में बाइयाँ लगी हैं, भाई पानी ला दो। मेरे घर में बाइयाँ, पर मैं पानी खुद जाके पीता हूँ, पानी भरता हूँ, सब कुछ करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अस्पताल में बिजी रहने के बाद भी अपने शरीर को पूरा यूटिलाइज़ करना है और अपने आप को एक्टिव रखना है। मैं दिन में 50 बार 3 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ, जो कि मैं नहीं सोचता हूँ कि आज आप लोगों में से कोई भी चढ़ पाएगा 50 बार सीढ़ियाँ 3 मंजिल। तो ये वो बताता है कि मैं अपने आप को एक्टिव रखता हूँ। ऐसे आप सब अपने आप को एक्टिव रखें। अपनी सर्केडियन रिदम जो है, डायोडनल रिदम जो है, सुबह सो के उठने की, शाम को जल्दी सोने की, उसको आप प्रमोट करें, पहली चीज़। दूसरा, आप जंक फूड मत लें। तीसरा चीज़, बहुत सारी एक्सरसाइज करें, इससे शरीर पूरा नियमित रूप से काम करता रहे। खूब सारा पानी पिएं, अच्छा आहार लें। अच्छे आहार में प्रोटीन की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरत नहीं कि आप बहुत महंगा प्रोटीन लें, कोई ज़रूरत नहीं कि आप नॉनवेज प्रोटीन ही लें। ये मत सोचें कि अंडे में ही प्रोटीन होता है, नहीं। प्रोटीन हमारे वेस्टर्न सोर्स भी बहुत अच्छा है। दालें, चने, मूंगफली सबसे अच्छा सोर्स है, और दूध, इसके साथ में खूब सारी हरी सब्जियाँ। हम जब इन सब चीज़ों को करेंगे तो हमारे शरीर की रिदम नॉर्मल होंगी और हमारे शरीर में जो जीवन के मूल्य हैं वो पहुँचेंगे। उसके साथ में हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, हम बहुत बढ़िया काम कर पाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। आज के 60 साल पहले जो आपने कही कि 60 साल पुराने लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे, उस समय ना टीवी था, ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल था। हम उस समय दिन भर बिजी रखते थे, बहुत अच्छा खाना खाते थे, शाम को जल्दी सो जाते थे, सुबह उठते थे 4 बजे और दिन भर से काम करते थे। मैं ये बात आपसे अभी भी कहना चाह रहा हूँ कि मुझे आज 30-31 साल हो रहे हैं शहर में प्रैक्टिस करते हुए। पहले मैं हड्डियाँ आसानी से जोड़ देता था, मतलब हड्डियाँ आसानी से जुड़ जाती थी। अभी हड्डियों के जुड़ने में मुझे बहुत समस्या होती है। अभी मरीजों को हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, काम नहीं करते हैं, मोटे हो गए हैं। एवरेज वेट जो मैं देखता हूँ, चाहे लड़कियाँ हो चाहे लड़के, 70-70 किलो, 80-80 किलो, हाइट 4 फुट है, 4.5 फुट है, वजन 75 किलो है। ये सब मुश्किलें जो पैदा होती हैं, इन्हीं कारणों से पैदा होती हैं। हम अपने शरीर को फिट रखें, बहुत बढ़िया आहार लें, सुबह जल्दी सो के उठें, सूर्य भगवान के दर्शन करें और हमारी हड्डियाँ पुनः हमारे दादा, हमारे नाना नानी जैसी हड्डियाँ हमारी मजबूत हो जाएंगी। ओके सर, इस कोरोना काल में पिछले 2 सालों में हमें डॉक्टर्स की वैल्यू पता चली है, इसके बारे में आप क्या जानेंगे और आपको कैसे डिफरेंसेस पता लगे हैं इन 2 सालों में? आपने डॉक्टरों की वैल्यू सिर्फ 2 साल में ही आंकी है, ये गलत बात है। देखिए, विप्र पड़ोसी वैद्य आपकी तपे रसोई, सुना होगा ना आपने। विप्र मतलब ब्राह्मण, पड़ोसी मतलब पड़ोस में रहने वाला। विप्र पड़ोसी वैद्य जो आपका डॉक्टर है वो, और जो तपे रसोई जो आपके घर में खाना बनाता है, इन लोगों से अपन कहते हैं इनकी बहुत ज़रूरत है, इनसे अपन को दुश्मनी नहीं लेनी पड़ती है, ये बहुत आवश्यक अंग है। तो ये डॉक्टर्स उस समय भी आवश्यक थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। पर विडंबना हमारे समाज की होती जा रही है कि हम किसी व्यक्ति को तभी आंकते जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है। आज मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप अच्छी हैं, और कल के दिन मुझे लगा कि आप अच्छी नहीं हैं। तो ये हमारी सोच को परिलक्षित करता है। हम इस सोच के वशीभूत हो जाते हैं कि हमें आज इसकी ज़रूरत है तो अच्छा है। डॉक्टर उस समय भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। आपको कोरोना में ऐसा कैसे एहसास हुआ? क्योंकि कोरोना में डॉक्टरों ने, देखिए समाज की बहुत सारी सोच है। कोरोना में लोग बागों ने डॉक्टरों को गालियाँ भी दी हैं, भला बुरा भी कहा है, और लोगों ने डॉक्टर की अहमियत समझी भी है। डॉक्टर की अहमियत आपने क्यों समझी? क्योंकि वो डॉक्टर के साथ में सिर्फ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के साथ में काम करने वाली नर्सें, वहाँ पे उनको खाना सप्लाई करने वाली जो सप्लाई चेन होती थी वो, जो उनकी सर्विस चेन होती थी वो, और जो हॉस्पिटल्स के क्लीनिंग स्टाफ होते थे वो, सब ने 24 घंटे अपनी जान हथेली पे लेके दिन भर एक पीपी किट पहन के पसीने में मरते हुए अपनी जान को हाथ में लेके मरीजों की रक्षा की है। मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप 8 घंटे भी पीपी किट पहन के बैठ सकती हैं इस कमरे में। महिलाओं के लिए कितना मुश्किल काम है ये, पीपी किट पहनना और फिर उनको टॉयलेटिंग जाना
और महिलाओं की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं, उस समय उन्होंने कैसे काम किया होगा, आप कभी सोच नहीं सकते। मैं सोचता हूँ मैं कितना भी इनके ऊपर कड़क क्यों ना हूँ, कितना भी इनको डांटूं क्यों नहीं, कितना भी इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लूँ, पर मुझे इस बात का एहसास है कि इन्होंने हम डॉक्टरों से ज़्यादा काम किया है। और वो डॉक्टर ने जब किसी कोरोना वाले मरीज़ को इंट्यूबेट किया है तो कितना एरोसॉल प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, पर उस समय उसने अपनी जान की परवाह न करके मरीज़ की जान बचाने में अपना पूरा उसने योगदान दिया है। तो डॉक्टरों की अहमियत पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। ये समाज ने कोरोना में सोचा है, ये समाज का सोचना है। सर एक फ्रेज़ है एप्पल ए डे कीप अ डॉक्टर अवे, सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एप्पल ये कहते हैं हम कि हम सुबह सुबह एक सेव खाएंगे या एक अनार 100 बीमार, एक अनार का दाना हम सबको दे दें तो सब स्वस्थ हो जाएंगे। ये सब चीज़ें कहावतें हैं, ये सच हैं, पर एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे मीन्स व्हाट डज इट सेज कि आप बहुत बढ़िया खाना खाएं, स्वस्थ रहें, तभी तो डॉक्टर से दूर रहेंगे। पर आपने सुबह एप्पल खाया और शाम को 2 पिज़्ज़ा और 3 बर्गर खा लिए तो क्या रहा एप्पल का मतलब? तो ये चीज़ है, ये कहावत वाकई सच है, और यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा, आप बीमारियों से बचे रहेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। डॉक्टर ही एक ऐसा प्रोफेशन वाला आदमी है जो लोगों को इतनी सारी सावधानियां बताता है, ये जानते हुए भी कि यदि वो सावधानियां फॉलो करेगा तो मेरे पास नहीं आएगा, पर फिर भी हम मरीजों को उनके बीमारी से बचाओ, उनके लक्षणों से बचाओ और उनको कैसा आहार लेना क्या है सब बताते हैं। दुनिया का और कोई प्रोफेशन अपने प्रोफेशन के बारे में वो चीज़ों से जागृत लोगों को नहीं करता जो सिर्फ डॉक्टर करता है। सर पहले जब हड्डियां टूट जाया करती थी किसी कारणवश तो उनको जोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता था, पर अब अगर ऐसा होता है तो आपने खुद बोला कि 4-5 महीने लगते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में वो क्षमता नहीं रही ना। हमारे शरीर में जो क्षमता हमारे पूर्वजों में थी, जो फिटनेस उनमें थी, अभी नहीं रही। हमारे शरीर की हड्डियों में कैल्शियम्स की कमी हो गई है, बहुत सारी अन्य बीमारियों से हम ग्रसित हो गए हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, कैल्शियम की कमी है, प्रोटीन की कमी है। ऑस्टियोपोरोसिस में आप ये मत माने कि सिर्फ आपको कैल्शियम की कमी से ही ऑस्टियोपोरोसिस हो रही, नहीं, उस प्रोटीन जिस पे कैल्शियम ले डाउन होता है वो प्रोटीन भी आपकी बोन्स में ज़रूरी है। तो अगर आपने इतनी सारी चीज़ों को ध्यान रखा है तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों की हड्डियां जुड़ने में समय लगेगा, उनकी हड्डियां जल्दी भी जुड़ सकती हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी पॉकेट्स फुल कर रही थी पेशेंट्स को ना देख के, तो क्या ये सच है या तो सिर्फ एक हवा में उड़ती हुई बात है? देखिए, कोई भी डॉक्टर जो एलोपैथिक डॉक्टर है उसके पास में एक बहुत अच्छा इंसान भी होता है। वो इंसान किसी भी डॉक्टर में मरा नहीं होगा, मैं जानता हूँ। रहा सवाल कोरोना का, अब कोरोना में आप देखिए कितनी सारी चीज़ों में हॉस्पिटल ने एक्सपेंसेस अपने जनरेट करने होते हैं। डॉक्टर्स की विजिट डबल हो गई है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। नर्सेस ने हमसे डबल चार्जेस ली क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी पे खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ करता आदमी तो बदले में कुछ ना कुछ तो चाहता है। हमारे जो स्वीपर्स थे, क्लीनिंग स्टाफ थे, उन्होंने भी अपनी जान पे खेलते हुए उनसे डबल सैलरी हमसे ली। हमने जो खाना उनको सप्लाई करना होता था, क्योंकि हमने अटेंडेंट्स को आने से रोक दिया था, तो भी हमने उनको डबल चार्जेस दिए। जो हमारे पास में जैसे कि जो हमारी कोरोना यूनिट में एक सप्लाई चेन होती है, वो सप्लाई चेन मुझे मेंटेन करनी होती है, क्योंकि हम वहाँ पे मरीजों के अटेंडेंट को नहीं जाने दे रहे हैं, समाज में इन्फेक्शन नहीं फैले, इसलिए हमें मरीज़ को पानी देना है, दिन में 4 बार 5 बार पानी देना है, चाय देना है, काढ़ा देना है, नाश्ता देना है, खाना देना है, दूध देना है, शाम का फिर खाना देना। तो एक इसके लिए मुझे स्टाफ चाहिए, इस स्टाफ के लिए मुझे सैलरी बढ़ा के देनी है, प्लस जो कचरा पैदा हो रहा उस कचरे का मुझे निष्पादन करना है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम्स के हिसाब से, तो मुझे उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। ऑक्सीजन जो हम रूटीनली देते हैं 2 से 5 लीटर, यहाँ 2 से 5 लीटर ऑक्सीजन नहीं चलती है। हाई फ्लो मशीन में मुझे 30 से 40 लीटर मुझे ऑक्सीजन देनी है। ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, ऑक्सीजन वाले ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए। पहले वो मुझे ऑक्सीजन ला के सिलेंडर्स को हमारे ऑक्सीजन रूम में देता था, अभी वो हमें अपनी गाड़ी भेज के उनसे सिलेंडर्स बुलवाने पड़ रहे हैं, उन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए। गवर्नमेंट के चार्जेस बढ़ जाते हैं, हमें दिन भर इन सब की अपलोडिंग करनी है,
5-5, 7-7 लोग स्टाफ कंप्यूटर में दिन भर बैठे हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन, डेथ ऑडिट, ये ऑडिट दिन भर मुझे करना है। तो अल्टीमेटली कोरोना का जो ट्रीटमेंट 100 रुपये का था वो 200 रुपये का तो यूँ हो गया। अब यदि वो 100 रुपये का ट्रीटमेंट जो किसी ज़माने में हो सकता था वो आज 200 में हो रहा, तो चार्जेस तो डबल हो गए। मुझे बताइएगा कौन से प्रोफेशन में आदमी अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाता है? डॉक्टर बचाता है। आज आपके लिए कोरोना कहीं से भी हो गया, अगर पेशेंट की डेथ हॉस्पिटल में हुई तो आप कहेंगे अस्पताल ने मार डाला। अस्पताल ने कहाँ मार डाला? आप तो कोरोना समाज से लेके आए हैं, हम तो उस कोरोना से आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर उसके साथ में आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर के अग्रवाल दिल्ली वाले, वो चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे, पर नहीं, उन्होंने ऑक्सीजन लगे हुए भी अपने बहुत सारे उन्होंने फेसबुक वीडियो, ये वीडियो अपलोड किए। क्यों? क्या ज़रूरत थी उनको? वो 7 दिन रेस्ट लेते, फिर बाद में वापस आके समाज को बचाते। उन्होंने अपने बीमार रहते हुए समाज के बारे में इतना सोचा। कौन सोचता है? एक वेंटिलेटर जो मुझे कोरोना से पहले टाइम में 5 से 7 लाख में मिलता था, वो कोरोना के टाइम में मुझे 12 लाख में मिल रहा है। बाईपैप मशीन जो मुझे 40,000 में मिलती थी, कोरोना के टाइम पे मुझे 80,000 से 1 लाख में मिल रही है। सरकार ने डॉक्टरों से कहा कि आप प्री कोरोना रेट से सिर्फ 20% या 40% ही ले सकते हैं, पर ये ह्यूमन सर्विसेज हैं। किसी सरकार ने या किसी भी कलेक्टर ने किसी कंपनी वाले से बोला कि आप वेंटिलेटर अपना प्री कोरोना रेट पे ही बेचें, आप अपनी बाईपैप मशीन प्री कोरोना रेट पे ही बेचें, डिस्पोजेबल मास्क और ट्यूब जो पहले 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये मिलती थी, आज वो 4,000, 5,000 रुपये की हैं। किसी कलेक्टर ने आज तक बोला कि आप अपनी ये डिस्पोजेबल ट्यूब्स उसी प्री कोरोना रेट पे बेचें? क्यों आपने रेट बढ़ाए? जब इन सब चीज़ों में रेट बढ़ गए, पेट्रोल का रेट बढ़ता है, खाना लाने वाले के रेट बढ़ रहे हैं। खाना जो मुझे पहले 75 से 100 रुपये में मिलता था डिस्पोजेबल पैक में, वो इस बार मुझे 150 से 200 रुपये में मिला है। तो अस्पताल अपने रेट क्यों नहीं बढ़ाएगी? आप बताएं मुझे। अस्पताल ही वही चीज़ है जो मरीज़ की डेथ होने में पैसे कम कर देती है। मरीज़ को इलाज नहीं हुआ, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरा मरीज़ ठीक नहीं हुआ, उन्होंने कहा चलो अच्छा पैसे कम कर दो। पर क्या और बाज़ार में दूसरी चीज़ मिलने वालों के पास से यदि उनके सामान में कोई सी भी कमी हो तो क्या वो अपने पैसे कम करता है? क्या वो अपने पैसे छोड़ता है? अस्पतालें ये सब काम करती हैं और अस्पतालों को उसके बाद भी इतनी सारी बदनामियाँ भी झेलनी पड़ती हैं। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि रामदेव ने बोला था कि डॉक्टर्स अपनी तो खुद की जान नहीं बचा पा रहे हैं, पेशेंट्स की क्या जान बचाएंगे? इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बाबा रामदेव से ये पूछना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव जी मुझे बताएं कि कितने डॉक्टर की मौत हुई और कितने मरीजों की मौत हुई और कितने मरीज अच्छे हुए। इसकी तुलना, इसका परसेंटेज वो खुद निकालें, फिर कहें। डॉक्टर भी समाज का एक हिस्सा है, डॉक्टर को भी समाज से मरीजों का इलाज करने में कोरोना होता है। तो क्या 100% डॉक्टर मर गए? नहीं। कितने पेशेंट्स की डेथ हुई? सर उनको भी नहीं पता होगा। उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो आएंगे, ब्रीफ होगा तब पता चलेगा उनको। जब ये चीज़ उनको भी नहीं मालूम कि कितने डॉक्टरों की डेथ हुई, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर अपने आप को नहीं बचा पाए? ये सोचना गलत है और ये कहना भी गलत है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति का नाम लेके बोलूँ कि उनको कोरोना हो, नहीं। ये कोरोना एक ऐसी महामारी थी, आप समर्थ थे बच गए, पर जिनने लापरवाही की, जो समर्थ नहीं थे, वो बेचारे मर गए। मैंने तो बहुत सारे परिवारों को सेकेंड कोरोना वेव में इतनी बुरी हालत में देखा कि पूरे के पूरे परिवार ही साफ हो गए। तो क्या उनको सबको अस्पतालों ने मारा? उनकी खुद की कंडीशंस की वजह से। थैंक यू सो मच सर, अपना अमूल्य समय हमको देने के लिए और हमारे श्रोताओं को जो सारी जानकारी मिलेंगी उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू रुचि।